नमस्कार साथियों, छात्रों, दर्शकों। मैं शुभम आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सिन्हा क्लासेस के मैथ सीरीज के इस खास भाग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मैं इस भाग को खास भाग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आप सभी की अच्छी तैयारी और अच्छे रिवीजन के लिए MCQ राउंड्स लेकर आया हूं। आज ये पहला राउंड है। इस राउंड में हम लोगों ने अब तक जो कॉन्सेप्ट मैथ सीरीज में करा है उस पर कुछ MCQs करेंगे और कॉन्सेप्ट्स की जो हमने सीखा है उसकी एक अच्छी रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप हेडफोन ब्लूटूथ कुछ यूज़ करते हैं तो करें और थोड़ा सा आइसोलेटेड हो जाए, वीडियो के अंत तक बने रहें। मुझे विश्वास है कि आपकी एक अच्छी खासी रिवीजन जरूर हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस राउंड में केवल अब तक हमने मैथ सीरीज में जितना सीखा है मैं उन्हीं पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट जो कई बार कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं वैसे क्वेश्चंस ही मैं करूंगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि MCQs की एक अपनी इंपॉर्टेंस है कि MCQs के माध्यम से क्या होता है कि कई बार जो कॉन्सेप्ट छोटी बड़ी बातें हमारे नज़र से बच जाती है, हम उसे कवर नहीं कर पाते, वो MCQ के माध्यम से आसानी से हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमने रियल नंबर में स्टार्ट ही करा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, सवाल ये है ईडीएल इट मींस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा states that A is equals to BQ plus R where R must satisfy। एक्चुअली यहाँ पूरा का पूरा लेमा लिखा हुआ था। मेरा ख्याल है आपको ध्यान होगा कि A और B अगर दो इंटीजर्स हैं तो Q और R भी दो ऐसे इंटीजर्स होंगे जहां कि A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R हो जाए। सवाल ये है कि इसमें R के लिए दिया गया कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, चलो इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा आपको मैथ सीरीज पार्ट 1, वहां मैंने बहुत डिटेल में इसकी चर्चा की है। यहाँ एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता के रूप में मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं आपको। मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के टाइम ही आपको कहा था कि दरअसल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, वो वही लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है जो हम कई सालों से लगातार करते चले आ रहे हैं। इसमें Q का जो सेंस है वो कोशेंट है और R का जो सेंस है वो रिमाइंडर है। तो जाहिर सी बात है जब भी आप लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस भी करते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि जो रिमाइंडर होता है उसकी दो स्थितियां होती है, या तो रिमाइंडर कुछ हो सकता है या रिमाइंडर नहीं हो सकता। इट मींस रिमाइंडर बिकम्स जीरो। तो इसका मतलब एक तर्क यह है कि रिमाइंडर जो है वो जीरो के बराबर हो जाए और एक तर्क यह है कि रिमाइंडर जीरो से बड़ा हो जाए। ठीक है, देखिए मैं लॉजिक्स को ऐड करूंगा, आंसर आपके पास होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग रिमाइंडर के लिए ये समझ सकते हैं कि जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी एट एनी कॉस्ट डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। किसी भी डिवीजन में अगर रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो जाए तो डिवीजन प्रोसेस रुकेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो जो रिमाइंडर है वो अगर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता तो फिर कोशेंट और डिवाइजर के प्रोडक्ट से बड़ा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। इट मीन्स जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। समझ पा रहे हैं? तो अब इन दोनों तर्क को अगर आप आपस में मिला दें, इन दोनों ही लॉजिक्स को, तो आपके पास आंसर होगा। इट मीन्स R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड R इज स्मॉलर देन B। इसका मतलब विकल्प सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। MCQ करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है मैथमेटिक्स के लिए। शायद मैंने किसी वीडियो में इस बात को कहा है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि जब भी आप मैथ्स के MCQs करें तो उसके ऑप्शन को ढक लें, हाथों से कवर कर लें। फिर अगर आप विद इन अ मिनट कॉन्फिडेंटली सॉल्व करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही उत्तर तक पहुंचेंगे, जो करेक्ट आंसर है वहां तक पहुंचेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है फॉर सम इंटीजर m किसी इंटीजर के लिए एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। इवन इंटीजर यानी सम संख्याओं का फॉर्म क्या हो सकता है? m प्लस 1 2m प्लस 1 2n। देखिए इवन इंटीजर के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि इवन इंटीजर वो इंटीजर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, और 2 से डिविजिबल होने का सीधा सा मतलब है कि उस केस में रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। अब जरा ध्यान से आप एक बार मैथ सीरीज के पार्ट 1 को देखिएगा, ये सारी बातें एकदम साफ हो जाएंगी। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड किया जाता है, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 2 द रिमाइंडर इज आइदर 0, या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा या फिर 1 होगा। अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, जरा ध्यान से समझिए, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो इसका मतलब साफ है कि गिवन नंबर जिसको हमने 2 से डिवाइड किया था वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है।
It means clearly for some integer m every even integer is of the form 2m because इसका 2m का मतलब क्या हो रहा है 2m plus 0। लाइसेंस असली एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहां m की जगह आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख लें, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, वो एकदम आसानी से इवन इंटीजर हो जाएगा क्योंकि यहां पर 2 और m के लिखे होने का सेंस ये है कि m इज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ऐसा कैसे संभव है कि किसी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करें और वो 2 से ही डिविजिबल ना हो? बात समझ पा रहे हैं? चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म q q plus 1 2q 2q plus 1। यहां पर भी एक बार मैं आपको औपचारिक तौर पर छोटा सा रिवीजन करा दूं, एक बार आपके सेंस में दोबारा डाल दूं कि जाहिर सी बात है कि ऑड इंटीजर विषम पूर्णांक संख्याएं हम लोग उसे कहते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी जब भी हम 2 से उसको डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि जब भी हम 2 से किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। बात पॉजिटिव इंटीजर की हो रही है, ठीक है? तो इसका मतलब साफ है कि किसी ऑड इंटीजर का फॉर्म 2q plus 1 होता है, यानी ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी और भी एमसीक्यू राउंड्स सभी चैप्टर्स में आते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे क्लासेस डेप्थ में जाएगी, जैसे जैसे सेशंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एमसीक्यूज आते जाएंगे। अभी जो मैं एमसीक्यूज का ये वीडियो तैयार कर रहा हूं, ये उतने ही दूरी तक के पोर्शन को कवर करता है जितना दूर हमने मैथ सीरीज के पार्ट्स में कर लिया है। अगले राउंड में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। चौथा क्वेश्चन है हमारा 3.27 अपन बार इज, जरा ध्यान से समझिए कि 3.27 के ऊपर एक बार लगा हुआ है। 27 के ऊपर बार लगे होने का मतलब ये है कि ये 272727 ऐसा आता रहेगा। इसका मतलब मोटा मोटा समझिए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है? अगर एक डिजिट पर बार लगा हुआ होता तो उसका मतलब ये होता कि वो एक डिजिट ही बार बार आता जाएगा जिस पर बार लगा हुआ है। 2 डिजिट्स पर लगा हुआ है यानी एक ब्लॉक बन गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बार बार आता जाएगा। अब जरा एक बार ध्यान से बैक क्लासेस को अपने दिमाग में डालिए, रिवीजन करने का प्रयास करिए। वहां पर मैंने आपको बताया था कि बड़े डिटेल में समझाया था कि इररेशनल और रैशनल के बीच के फर्क को। उसमें मैंने आपको समझाया था कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस जो टर्मिनेट हो जाते हैं, इट मींस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। नेचर में वो कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है, रैकरिंग है। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस रैशनल की कैटेगरी में आते हैं, और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है वो इररेशनल की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज, ऑप्शंस आर 4 5 6 एंड 3। तो ये सवाल करना है, इसे पेन एंड पेपर पे करना होगा। तो 144 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्रोसेस मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था, तो यहां पे मैं केवल प्राइम फैक्टराइज कर देता हूं, आप देख लें एक बार। ठीक है, यहां पे 2 के लिए पूछा गया था 2 के लिए द एक्सपोनेंट ऑफ 2। तो अब मैं आगे नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर 9 को आप करेंगे तो ये 3 टाइम्स 3 हो जाएगा। तो 2 के कितने पावर बनते हैं जब 144 को प्राइम फैक्टराइज किया जाता है? क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो हम देखते हैं कि यहां पर 2 to the power 4 हमारे पास आ रहा है और 3 स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पावर
4, 2 की एक्सपोनेंट 4 है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। छठा और इस पार्ट के लिए ये अंतिम क्वेश्चन हमारे पास, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का एलसीएम इज 1200 और 1200, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1200 है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, उनका एचसीएफ नहीं हो सकता। अब देखिए ये बड़ी गहराई वाली सवाल है, कैसे समझे भाई कि कौन उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ नहीं हो सकता, जबकि नंबर भी नहीं गिवन है, केवल ये गिवन है कि उन दोनों नंबर्स का एलसीएम ये है 1200 है। जो कोई भी मेरा ख्याल है पार्ट 10 मैथ सीरीज का पार्ट 10 अब तक नहीं देखे हैं, उनसे एक बार कहूंगा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार वो पार्ट 10 जरूर देख लें। उनके लिए मैंने बहुत डिटेल में उन्हें समझाया है, आप सभी को समझाने का प्रयास किया है कि कैसे आप नंबर्स को देखकर बता पाएंगे कि ये किसी दो इंटीजर्स के या दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम हो सकते हैं या नहीं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं उस स्टेटमेंट को एक बार फिर दोहरा देता हूं, ध्यान रखिएगा। The LCM of two numbers, the LCM of two numbers, repeat with me, the LCM of two numbers is divisible by their HCF. जो LCM होता है वो नंबर्स के HCF से डिविजिबल होता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो कोई भी इसे डिवाइड नहीं कर पाएगा वही HCF नहीं होगा या नहीं हो सकता। हम लोग हिट एंड ट्रायल करेंगे। 600 डिवाइड कर देता है, 400 डिवाइड कर देता है, 200 डिवाइड कर देता है 1200 को, लेकिन 500 कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाता 1200 को। Therefore 500 कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। इसका मतलब साफ है कि 500 जो है वो उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं एमसीक्यू राउंड 1 आपको पसंद भी आया होगा और ये आपके काम के लिए भी रहेगा। मेरा ख्याल है कि एक बार में अगर आप चीजों को ना समझे तो दोबारा देखें, उम्मीद करूंगा आप जरूर समझ जाएंगे। सिन्हा क्लासेज मैथ सीरीज का उद्देश्य ही यही है कि कोई भी बच्चा किसी भी कारणवश एक अच्छे डायरेक्शन से समझने समझाने से अंडरस्टैंडिंग से छूटे ना, सभी बच्चों को अच्छी समझ हो पाए, सभी बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में बहुत बेहतर कर पाएं, फिर चाहे वो सिन्हा क्लासेस के ऑफलाइन स्टूडेंट्स हों या नहीं हो। सिन्हा क्लासेस के मैथ सीरीज के एक अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।